बच्चों क्वेश्चन कह रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन। तीन यहाँ पर टॉपिक दिए गए हैं और तीनों में क्या करना है, डिफरेंस बताने हैं। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस है। तो यहीं पर समझते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक हैं, जो प्रोकैरियोटिक हैं इनमें क्या होता है, इनमें न्यूक्लियर इनमें न्यूक्लियस जो है वो, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। ठीक है ना, जो मेन डिफरेंस है। तो आप क्या बताएंगे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन absent, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन absent इन न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में क्या नहीं पाई जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाएगी। वहीं अब जब आप बात करोगे यूकैरियोट्स की, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की, तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाएगी। ठीक है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाएगी, जबकि प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होगी, नहीं पाई जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला पॉइंट। इसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के डिफरेंस में ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट की बात करेंगे तो प्रोकैरियोटिक में सेल ऑर्गेनेल्स, जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो भी नहीं पाए जाते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स भी क्या होगा, अब्सेंट। वहीं जब आप प्रोकैरियोट की बात करोगे तो प्रोकैरियोटिक में सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स आर, तो प्रोकैरियोटिक सेल में बेटा जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो नहीं पाए जाते हैं, अब्सेंट होते हैं। वहीं यूकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं आपको पता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड, वैक्यूल्स, ठीक है, पेरोक्सिसोम, लाइसोसोम, राइबोसोम, जितने भी हैं ये क्या है, सब सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो ये जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, ये सेल ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोटिक सेल में अब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल में सभी सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। ठीक, और पहला जो मेन डिफरेंस है वो क्या है कि न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होती है, नहीं पाई जाती है। वहीं यूकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है न्यूक्लियस में। ठीक है, चलो अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला कह रहा है कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में जो है क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं एनिमल सेल और यहाँ पर लिख लेते हैं प्लांट सेल। ठीक है, क्या डिफरेंस है भाई। देखो, पहली चीज कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। ठीक है, सेल वॉल अब्सेंट, और प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है, सेल वॉल प्रेजेंट। ठीक, दूसरी बात, एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं पाए जाते हैं, प्लास्टिड आर अब्सेंट। प्लांट सेल में प्लास्टिड पाए जाते हैं। प्लास्टिड की चर्चा हम लोग आगे चल करके करेंगे। इसका जो लास्ट क्वेश्चन है इस डीपीपी का, उसमें आपको प्लास्टिड वहां मिलेगा, तो प्लास्टिड की चर्चा करेंगे, प्लास्टिड क्या होता है, प्लास्टिड का फंक्शन क्या है। ठीक है, फिलहाल एनिमल सेल में सेल वॉल भी नहीं होती है, वो भी अब्सेंट है, प्लास्टिड भी अब्सेंट है, और यही दोनों चीजें क्या है, प्रेजेंट हैं। एक चीज होती है जिसको बोलते हैं सेंट्रोसोम या सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर प्लांट सेल में पाए जाते हैं। ठीक, और एनिमल सेल में सेंट्रोमियर अब्सेंट होते हैं। सेंट्रोमियर
absent in the plant cell। ठीक, तो ये क्या है, कुछ बेसिक से डिफरेंस है और इतने डिफरेंस आपके लिए पर्याप्त है। अगला पढ़ते हैं फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज क्या होता है। तो बेटा ये जो फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज है, तो सबसे पहले समझते हैं ईस्टर लिंकेज क्या होता है। तो जब हम ईस्टर लिंकेज की या फॉस्फो ईस्टर लिंकेज की चर्चा करते हैं, तो ये जो ईस्टर लिंकेज है ना, किसके बीच बनता है, ये दो चीजों के बीच में बनता है। एक तो होता है शुगर प्लस फॉस्फेट। ठीक है, शुगर और फॉस्फेट के बीच में जो बनने वाला बॉन्ड है, जो बनने वाला लिंकेज है, उसको क्या बोलते हैं, ईस्टर लिंकेज बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पूछ रहा है फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, बताते हैं हम आपको वो भी, लेकिन पहले आपको ये समझाते हैं ईस्टर लिंकेज। ये शुगर और फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कहाँ बनता है, वो बनता है डीएनए में। कहाँ बनता है, एक डीएनए में। कहाँ बनता है, सिंगल डीएनए, सिंगल डीएनए। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा डीएनए, जिसका पूरा नाम डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल होता है। वो तीन चीजों से मिलकर के बना होता है। तो ये जो डीएनए वो तीन चीजों से मिलकर के बना है, एक शुगर से मिलकर बना होता है, एक फॉस्फेट से मिलकर बना होता है, और एक होता है नाइट्रोजनस बेस। तीन चीजों से मिलकर बना होता है। तो ये जो सिंगल डीएनए होता है, इसमें शुगर और फॉस्फेट के बीच में जो बनने वाला बॉन्ड है, उसको क्या कहते हैं, ईस्टर लिंकेज कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज की। तो दो डीएनए के बीच में, है ना, बिटवीन टू डीएनए, टू डीएनए, दो डीएनए के बीच में, बिटवीन टू डीएनए, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। तो यहाँ पे एक ही डीएनए के बीच में, शुगर और फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड बन रहा था, उसको ईस्टर लिंकेज बोल रहे थे। यहाँ पर हमने आपको क्या बताया कि दो डीएनए के बीच में, बिटवीन द टू डीएनए, फॉर्मेशन ऑफ लिंकेज, फॉर्मेशन ऑफ लिंकेज और किसके बीच में, बिटवीन शुगर एंड फॉस्फेट। ठीक है, क्या हो जाएगा, फॉस्फो डाइस्टर लिंकेज। ठीक है ना। ठीक, तो अभी आपको समझ आ रहा हो, क्वेश्चन है आपका डाइस्टर लिंकेज क्या होता है, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। तो यहां से आप समझेंगे, लेकिन ये उसका पहले बेसिक है। अगर ये आप समझ लेंगे कि सिंगल डीएनए, एक ही डीएनए के बीच में, क्योंकि आपको पता है डीएनए तीन चीजों से मिलकर के बने होते हैं, पहला शुगर है, दूसरा फॉस्फेट है, और तीसरा क्या है, N2 बेस बोलते हैं, नाइट्रोजनस बेस। ठीक है ना, तीन चीजों से मिलकर डीएनए बने होते हैं। तो शुगर और फॉस्फेट के बीच में जो बनने वाला बॉन्ड होता है, जो लिंकेज है, उसको क्या बोलते हैं, ईस्टर लिंकेज कहते हैं। ठीक, अब डाइस्टर का मतलब क्या हो गया, डाई का मतलब हो गया दूसरा। तो दूसरा कब बनेगा, वो दो डीएनए के बीच में बनेगा, एक डीएनए के बीच में बन ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि एक बार ये बन गया। तो अब दो डीएनए के बीच में, बिटवीन द टू डीएनए, फॉर्मेशन ऑफ लिंकेज बिटवीन शुगर और फॉस्फेट। तो शुगर और, देखो शुगर और फॉस्फेट यहां पर भी है, शुगर और फॉस्फेट यहां पर भी है, लेकिन यहाँ सिंगल डीएनए की बात हो रही है, और यहाँ बिटवीन टू डीएनए की बात हो रही है। तो आप समझेंगे, जब ईस्टर बॉन्ड पूछेगा, ईस्टर लिंकेज, तो ये बताएंगे सिंगल डीएनए के बीच में। और जब डाई ईस्टर पूछेगा, तो आप क्या बताएंगे, बिटवीन टू डीएनए, बिटवीन टू डीएनए द फॉर्मेशन ऑफ लिंकेज बिटवीन द शुगर एंड फॉस्फेट इज कॉल्ड फॉस्फो डाई ईस्टर लिंकेज। क्लियर है, आई होप ये पॉइंट आपको यहाँ से क्लियर होगा। ठीक है, तो ये होता है डाइस्टर लिंकेज। आगे बढ़ते हैं बेटा। व्हाट इज द बेसिक सिमिलरिटी एमंग द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब प्लांट और एनिमल सेल के बीच में क्या पूछ रहा है, सिमिलरिटी पूछ रहा है। अभी क्या पूछा था, डिफरेंस। अब क्या पूछ रहा है, सिमिलरिटी। सिमिलरिटी बिटवीन द प्लांट, प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में सिमिलरिटी क्या होती है। तो बेटा प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, एनिमल सेल में भी
प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है ना। तो जो अब सिमिलरिटी का मतलब क्या है, जो चीज प्लांट सेल में हो वही किसमें हो, एनिमल सेल में हो। तो एक एक चीज लिखते जा रहे हैं, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है। इसी तरीके से सेल ऑर्गेनेल्स की अगर बात करेंगे, और सेल ऑर्गेनेल्स चाहे कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स हो, लेकिन सेल ऑर्गेनेल्स लिखना सही रहेगा क्योंकि प्लास्टिड नहीं होता है ना। तो एक्सेप्ट यहां लिख देता हूं मैं, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट प्लास्टिड, क्योंकि आपको पता है कि जो प्लास्टिड है वो प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है, ठीक है। तो एक्सेप्ट प्लास्टिड ऑल सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है, प्रेजेंट होंगे किसमें, प्लांट सेल में भी होंगे और एनिमल सेल में भी क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। कब, एक्सेप्ट प्लास्टिड, प्लास्टिड नहीं होगा, ठीक है। और इसी तरीके से फिर जब आप यहां लिखोगे तो यहां पर आप क्या लिखोगे, लिखोगे एक्सेप्ट सेंट्रोमियर, क्योंकि सेंट्रोमियर जो है, एक्सेप्ट सेंट्रोमियर, क्योंकि सेंट्रोमियर कहाँ होता है, एनिमल सेल में। तो आप प्लांट सेल में लिखोगे तो थोड़ा सा उल्टा हो गया क्या, यहाँ पे लिख देंगे एक्सेप्ट सेंट्रोमियर, क्योंकि यहाँ प्लांट सेल में लिख रहे हैं ना। तो एक्सेप्ट प्लांट सेल में सेंट्रोमियर होता नहीं है, तो एक्सेप्ट सेंट्रोमियर ऑल सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। और एनिमल सेल में क्या लिख देंगे आप, एक्सेप्ट प्लास्टिड, लेकिन प्लास्टिड नहीं होता, तो एक्सेप्ट प्लास्टिड मतलब प्लास्टिड को छोड़ करके ऑल सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, क्योंकि सिमिलरिटी पूछ रहा है। तो सिमिलरिटी प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में पाई जाती है। सेल ऑर्गेनेल्स की बात करेंगे तो सेल ऑर्गेनेल्स भी पाए जाते हैं, लेकिन प्लांट सेल की बात करेंगे तो सेंट्रोमियर नहीं होगा, और एनिमल सेल की बात करेंगे तो प्लास्टिड नहीं होगा, ठीक है। साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, तो ये सारी चीजें क्या है, सब सिमिलरिटी है। अच्छा, न्यूक्लियस को अलग से लिखना जरूरी है, न्यूक्लियस आर प्रेजेंट, और यहाँ पर भी न्यूक्लियस आर प्रेजेंट, तो दोनों में न्यूक्लियस पाया जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ से आपको क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का फंक्शन पूछ रहा है। आप सभी को पता है कि जो न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है, ठीक है। और क्या होता है न्यूक्लियस के अंदर, इसके अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ये फंक्शन नहीं है, ये हम आपको बता दें न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है। और एक चीज होती है जिसको हम लोग क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक। ये जो क्रोमोसोम है ये किससे मिलकर बना होता है, ये पतले पतले फाइबर से, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है, धागे के आकार की संरचना, इससे मिलकर बना होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से। इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं क्रोमेटिन फाइबर। क्या कहते हैं, क्रोमेटिन फाइबर। और जब क्रोमेटिन फाइबर को जब आप तोड़ोगे छोटे 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 टुकड़ों में, ठीक है ना, स्मॉल पीस करोगे जब आप क्रोमेटिन फाइबर के, क्या करोगे, स्मॉल पीस करोगे, तो वहां पे क्या मिलेगा आपको, जीन मिलेगा। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप इसका फंक्शन पढ़ने वाले हो उसका फंक्शन यहाँ से शुरू होगा, ठीक है ना। अब समझते हैं इसका फंक्शन क्या है। न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम मिलकर बना होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से, जिसको बोलते हैं क्या, क्रोमेटिन फाइबर। और इस क्रोमेटिन फाइबर के जब लोग छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, स्मॉल पीसेस करते हैं, तो उसको बोलते हैं जीन। और ये जीन क्या है, ये जीन, ये जीन क्या करते हैं, ये जो जीन है ये करेक्टर्स को ट्रांसफर करते हैं, है ना। जीन क्या करते हैं, जीन जो है करेक्टर्स का ट्रांसफर करते हैं, जीन आर हेल्प टू ट्रांसफर करेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, माता पिता से अपने बच्चों में।
ठीक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं। आगे चल करके आप पढ़ेंगे, जहां पर हम लोग समझते हैं सिंपल लैंग्वेज में। जो जीन है, जीन आर हेल्पफुल टू ट्रांसफर द करेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, अपने बच्चों में, माता पिता से उनके बच्चों में, माता पिता से उनके संतानों में जो है करेक्टर्स को, लक्षणों को, करेक्टर्स को क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। कौन करता है? वो जीन करते हैं। जीन कहां पाए जाते हैं? क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम कहां पाया जाता है? न्यूक्लियस में। क्रोमोसोम कहां पाया जाता है? क्रोमोसोम पाया जाता है न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस का फंक्शन क्या हुआ? न्यूक्लियस का फंक्शन ये हुआ कि माता पिता से उनके बच्चों में, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग्स, क्या करना, करेक्टर का ट्रांसफर करना, ट्रांसफर द करेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग्स। ये किसका फंक्शन है? न्यूक्लियस का है। और एग्जैक्टली न्यूक्लियस का नहीं होता, किसका होता है? न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले क्रोमोसोम और क्रोमोसोम के अंदर पाए जाने वाले जीन का। ठीक है। विच विच ऑफ द टू हैज अ लार्ज वैक्यूल? लार्ज वैक्यूल कहां पाई जाती है? प्लांट सेल में या फिर एनिमल सेल में? तो प्लांट सेल में बेटा जो है लार्ज वैक्यूल पाई जाती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्लांट सेल। अच्छा, अभी क्वेश्चन पीछे था ना कि डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल और एनिमल सेल, तो यहाँ पर आप इसको जोड़ लेंगे। ठीक है, एनिमल सेल में जो वैक्यूल होती है वो स्मॉल वैक्यूल होती है। ये आप यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर भी। ठीक है, स्मॉल वैक्यूल होती है और बहुत सारी होती है, तो मैनी इन द नंबर, मैनी इन नंबर, संख्या में ज्यादा होती है। वहीं प्लांट सेल की बात करोगे तो स्मॉल नहीं, लार्ज वैक्यूल होती है। हमने आपको बताया था कि वैक्यूल का साइज लगभग जो है प्लांट सेल में लगभग 90 से 95% पार्ट कवर करता है। कौन? वैक्यूल। ठीक है, तो लार्ज वैक्यूल होती है और सिंगल होती है, एक होती है खाली। जबकि एनिमल सेल में मैनी इन द नंबर्स, NUMBER, मैनी इन द नंबर। ठीक है, संख्या में ज्यादा होती है, मैनी होती है और स्मॉल साइज की होती है। वहीं प्लांट सेल में क्या होता है? लार्ज होती है और सिंगल होती है। ठीक है, ये पॉइंट आप वहां पर ऐड कर लेंगे। तो विच ऑफ टू हैज लार्ज वैक्यूल? तो लार्ज वैक्यूल कहाँ होती है बेटा? प्लांट सेल में होती है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है इन द लिविंग सेल द क्रोमेटिन आर प्रेजेंट इन। क्रोमेटिन कहाँ पाया जाता है? तो हमने आपको बता दिया क्रोमेटिन क्या है, क्रोमेटिन फाइबर है ना। और क्रोमेटिन फाइबर आगे चल के क्या बनाता है? क्रोमोसोम बनाता है। तो समझाया ना हमने आपको पीछे कि जो क्रोमोसोम है वो क्रोमेटिन फाइबर से मिलकर बना होता है। यहाँ उसने उल्टा पूछ दिया है, क्रोमेटिन जो है वो कहाँ पाया जाता है? तो क्रोमेटिन पाया जाता है क्रोमोसोम में। और क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अमीबा एंड पैरामीशियम। अमीबा और पैरामीशियम का डायग्राम बनाइए। तो आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है वहां पर अमीबा का डायग्राम बना हुआ है और पैरामीशियम का डायग्राम बना हुआ है। आप दोनों जो है अमीबा हो या पैरामीशियम हो, दोनों को ही आप क्या करेंगे? उसको ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है ना। तो ये आपका काम है, होमवर्क है, आप करेंगे। कह रहे हैं नेम द लोकोमोटरी ऑर्गन। लोकोमोटरी ऑर्गन की हम बात कर लेते हैं। जब अमीबा की बात करेंगे, अमीबा में लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होता है बेटा? स्यूडोपोडिया होता है। क्या होता है? स्यूडोपोडिया होता है। वहीं जब आप पैरामीशियम की बात करेंगे, तो जो पैरामीशियम का लोकोमोटरी ऑर्गन होता है वो सीलिया होता है। क्या होता है? सीलिया। जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे, आप बुक खोलिएगा, वहां पे जो है आपको अमीबा और पैरामीशियम का स्ट्रक्चर दिखेगा। आप वहां पर देखेंगे कि कुछ सीडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, है ना, जो अमीबा में पाए जाते हैं। AMOE। ठीक है, अमीबा में कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, उसको सीडोपोडिया कहते हैं। वो क्या होते हैं? लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं। वही पैरामीशियम में लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होते हैं बेटा? सीलिया होते हैं। अब कह रहा फंक्शंस ऑफ प्लास्टिड बताइए। प्लास्टिड के भी फंक्शन बताइए। हमने कहा था प्लास्टिड आगे आएगा। बेटा ये जो प्लास्टिड होता है ना, पहली बात तो सिर्फ और सिर्फ कहाँ होता है? प्लांट सेल में होता है। कहाँ होता है? प्लांट सेल में होता है। ठीक है, दूसरी बात, ये जो प्लास्टिड है ये तीन तरह का होता है। फंक्शन की बात कर रहा है, फंक्शन पे भी आएंगे। पहले देखते हैं कितने तरह का होता है। तीन तरह का होता है। एक को बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? क्रोमोप्लास्ट। एक को बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आपने अक्सर सुना होगा। और एक को बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ठीक, तो प्लास्टिड कितने तरह का है बेटा? तीन तरह का है। थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिड है। क्रोमोप्लास्ट जो कैसा होता है? ये कलरफुल होता है।
ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कलर पाए जाते हैं, लेकिन ग्रीन नहीं होता, एक्सेप्ट ग्रीन। कलरफुल है लेकिन ग्रीन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो क्लोरोप्लास्ट है वो ग्रीन कलर का होता है। ठीक है ना? तो क्लोरोप्लास्ट कैसा है? ग्रीन इन कलर है। तो ग्रीन कलर को छोड़ करके बाकी जितने भी कलर होंगे एक्सेप्ट ग्रीन, बाकी जितने भी कलर होंगे वो क्या होगा? क्रोमोप्लास्ट होगा। वहीं क्लोरोप्लास्ट क्या है? ग्रीन इन कलर है। ल्यूकोप्लास्ट की बात करेंगे तो कलरलेस, कोई कलर नहीं भाई साहब। ठीक है ना? फंक्शन की बात करते हैं बेटा। ये जो क्लोरोप्लास्ट है इट इज अ पार्ट ऑफ प्लास्टिड, और कैसा ग्रीन कलर का है, तो इससे क्या होगा कि प्लांट की जो लीव्स होती हैं, कौन है? जो प्लांट की लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, वो कैसी होती हैं? ग्रीन कलर की होती हैं, है ना? तो आप समझ गए होंगे कि जो लीव्स होती हैं वो कैसी हैं? ग्रीन कलर की हैं। और क्यों ग्रीन कलर की होती हैं? क्योंकि उसमें क्या पाया था? क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट होने से ग्रीन कलर क्यों होता है? क्योंकि इसमें पिगमेंट पाया जाता है जिसको कहते हैं क्लोरोफिल। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल करता क्या है बेटा? ये क्लोरोफिल क्या करता है कि क्लोरोफिल की वजह से ही पत्तियां ग्रीन कलर की हैं। तो ये पत्तियां क्या करती हैं? फॉर्मेशन ऑफ फूड करती हैं, भोजन बनाती हैं, फॉर्मेशन ऑफ फूड। किसकी सहायता से? विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल और सनलाइट। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फॉर्मेशन ऑफ फूड की प्रोसेस को क्या कहते हैं? बताओ, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। ठीक है ना? फोटो मतलब क्या हो गया? मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की सहायता से क्या करना? फॉर्मेशन ऑफ फूड करना। कौन करेगा? लीव्स करेंगी। क्यों? क्योंकि लीव्स क्या है? ग्रीन कलर की है। और ग्रीन कलर क्यों है? क्योंकि इसमें पिगमेंट पाया जाता है, उस पिगमेंट का नाम क्या है? क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? ये क्लोरोफिल पाया जाता है बेटा क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में। तो फंक्शन ऑफ प्लास्टिड क्या होगा? प्लास्टिड का फंक्शन ये है कि प्लास्टिड की वजह से ही जो प्लांट सेल है वो क्या करती है? वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को करती है, मतलब अपने फूड को बनाती है और बनाने के बाद पौधे के सही भागों में भेज देती है। ठीक है? थैंक यू बेटा, थैंक यू एवरीवन।